बिहार ने जब जब अंगड़ाई ली है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो परिस्थितियां देश की जिस समय होती है वो नेता पैदा करता है, और मैं समझता हूं कि ये स्थितियां आ गई हैं ना, जब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता का घोड़ा सद्भाव की छाती को रौंद रहा है ना, जिस तरह से धर्म के नाम पर देश को विभाजन के कगार पर धकेला जा रहा है, परिस्थितियां हैं और परिस्थितियां नेता भी पैदा करेगा, विकल्प भी पैदा करेगा, और वो समय बताएगा कि विकल्प कौन है। 12 जून को पटना से इसका आगाज हुआ है तो प्रशंसनीय है और मेरी समझ से कामयाब भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार ने जब जब अंगड़ाई ली है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। और बिहार अगर इसकी अगुवाई कर रहा है तो इसको हल्के में लेना किसी के लिए भी मैं समझता हूं कि नासमझी का काम होगा। बिहार अगुवाई कर रहा है, एक गंभीर व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बात तो गंभीर है। और इसमें जिन दलों ने अपनी सहमति दी है वो कोई छोटे मोटे दल नहीं है, या तो अपने राज्यों के वो छत्रप हैं, राज्यों में उनकी पाइट है, उनकी पहुंच है जनता तक, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और अन्य दलों ने, वाम दलों ने अगर दिया है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी एक पहचान है, अपना एक संगठन है, अपना एक वजूद है। तो ऐसे में सारे लोगों का इकट्ठा होना, बड़ी पार्टियों का, स्टेट की पार्टियों का, इसको हल्के में लेना मूर्खता होगी। ये बहुत ही गंभीर है, पहल है, और इसकी गंभीरता को मैं समझ रहा हूँ। कई हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, जानकार रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से 1967 में डॉक्टर लोहिया सफल हुए थे, किस तरह से 1977 में आपको जयप्रकाश नारायण सफल हुए थे। तो इसको हल्के में लेना, इसको पूरी शिद्दत से लेना चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छी पहल है। और जिन लोगों को दिखता हो इससे कुछ नहीं निकलने वाला है, वो आने वाला समय बताएगा। मैं समझता हूँ, मैं होपफुल हूँ कि अभी एक मजबूत केंद्र के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष चाहिए। विकलांग विपक्ष कभी भी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, घातक होता है। इसलिए मजबूत विपक्ष की तलाश अच्छा पहल है। पीएम नीतीश कुमार पूरे देश में पीएम की मुहिम पर निकले हैं, क्या कहेंगे? मेरी समझ से ये पीएम की मुहिम नहीं है, पीएम बनने की मुहिम नहीं है, बल्कि ये विपक्षी एकता की मुहिम है। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ कि एक मजबूत केंद्र के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष जब तक ना हो, लोकतंत्र पर तानाशाही के खतरे मंडराते रहते हैं। तो ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति निकला है, मेरी समझ से एक बार डॉक्टर लोहिया निकले थे विपक्षी एकता की मुहिम पर, और जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत में हुआ करती थी, दूर दूर तक कोई विकल्प दिखता नहीं था, तो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। और फिर 9 प्रांतों में अपोजिशन की सरकारें, मिलीजुली सरकारें बनी थी, गठबंधन की सरकारों का प्रयोग वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद फिर 77 में 74 से 77 के बीच में
जब इस देश पर लगा कि सीमित तानाशाही के खतरे मंडरा रहे हैं, तो फिर जयप्रकाश नारायण जी निकले थे और उन्होंने भी एक विपक्षी एकता की मुहिम को मुकाम दिया था। मेरी समझ से जो भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र और देश के हित में सराहनीय काम कर रहे हैं। नीतीश जी अगर इस मुहिम पर निकले हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है, तो मैं समझता हूँ कि एक सही दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी का विकल्प ला सकता है? अगर ला सकता है तो वो कौन हो सकता है? अब इस्कॉन का जवाब तो अभी नहीं देंगे हम, लेकिन हम कुछ उदाहरण देंगे आपको। लगता नहीं था कि नेहरू जी की अगुवाई में जो कांग्रेस थी, है ना, उसका कोई विकल्प है इस देश में। इंदिरा जी जब आयरन लेडी बन के आई दुनिया के सामने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति का एहसास कराया, देश ने भी उनके नेतृत्व का लोहा माना, अपोजिशन ने भी माना। जब पाकिस्तान का उन्होंने बंटवारा कर दिया, ये सर्जिकल स्ट्राइक पटाखा फोड़ के, और क्या हानि हुई नहीं हुई आप लोग जानते हैं, है ना, ये क्या हुआ, इस पर उन्होंने बाह नहीं पुजवाई। वो बताया पाकिस्तान को दो टुकड़े करके लाखों सैनिकों का सरेंडर करवा के तो उन्होंने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया। तब लगता था जब अटल जी जैसी शख्सियत ने कह दिया कि रणचंडी है, दुर्गा का अवतार है, तो मैं समझता हूँ कि फिर कहने के लिए कुछ बच नहीं गया था और समझने के लिए भी देश के सामने कुछ नहीं था। लोग समझते थे कि इनका दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है इंदिरा जी। ऐसे में छोटे छोटे दलों को एकजुट करके ऐसी स्थितियां आई जब कि जयप्रकाश नारायण निकले और लोगों ने देखा कि स्टेट का स्टेट पूरी तरह जीरो पर आउट हो गया ना, कांग्रेस आउट हो गई। तो नेता स्थितियां पैदा नहीं करती है, जो परिस्थितियां देश की जिस समय होती है वो नेता पैदा करता है। और मैं समझता हूं कि ये स्थितियां आ गई हैं ना, जब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता का घोड़ा सद्भाव की छाती को रौंद रहा है ना, जिस तरह से धर्म के नाम पर देश को विभाजन के कगार पर धकेला जा रहा है, जिस तरह संसद में जनतंत्र की जननी संसद में जिसमें सरदार पटेल बैठते थे, जिसमें डॉक्टर लोहिया बैठते थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्सियत होते थे, जिसमें आपको ऐसे ऐसे लोग, महान लोग, विभूति लोग बैठते थे, आज उसमें पंडों और पुजारियों को बिठाया जा रहा है, मंत्रोच्चार घोषित हो रहा है। हमारा अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल था, है ना, लोगों ने उसको हटाकर जिस तरह से राजदंड को स्थापित करने की बात हो रही है, जिस तरह से राजतंत्र को फिर से लोकतंत्र की छाती पर थोपने की बात हो रही है, ऐसे में स्थितियां आ गई हैं, परिस्थितियां हैं, और परिस्थितियां नेता भी पैदा करेगा, विकल्प भी पैदा करेगा, और वो समय बताएगा कि विकल्प कौन है। मैं देख चुका हूं, मैंने कहा 77 में के भी दौर को भी देखा, नेहरू जी के भी दौर को देखा सुना ना, उसके बाद फिर हमने देखा उस दौर को भी जब राजीव जी प्रचंड बहुमत में आए थे, नाना और माँ से भी प्रचंड बहुमत में आए थे, और एक व्यक्ति निकला, कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और सत्ता परिवर्तित हो गई। इसलिए किसी को भी अहंकार में जीना नहीं चाहिए। लोकतंत्र की इज्जत, लोकतंत्र की असमत, लोकतंत्र की अहमियत को समझना चाहिए। ये जो छोटे छोटे लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, कमेरे वर्ग हैं, श्रमिक हैं, यही सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में है, और वो जिस कष्ट से
जो बेरोजगार नौजवान है, नई पीढ़ी है, जिस कष्ट के दौर से गुजर रहा है, जो बेरोजगारी का माहौल है, जो महंगाई का माहौल है, जो सांप्रदायिकता की स्थिति है, जो नफरत की स्थिति है, तो ये जो नफरत के जहर बोए जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ मुल्क का मिजाज बन रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ।